याना डरते हुए सोचने लगी, क्या वह ज़ॉम्बी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था? फिर हम सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनते हैं। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगती है और हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं। फिर हम याना को देखते हैं, जो सामान के पीछे छुपकर बैठी है। चलने की आवाज सुनकर उसे शक होता है और वह सोचती है, यह सेंस नहीं बना रहा। जाने से पहले मिंजुन और कांग ने पक्का सेकंड फ्लोर का रास्ता बंद किया था और उन्होंने प्रवेश द्वार को बहुत सारे सामान से ब्लॉक भी किया था। इसके बावजूद वो यहां तक कैसे आ गया? तभी चलने की आवाज और तेज होने लगती है। याना घबराती हुई सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? एक बिना दिमाग का इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ये सब कैसे कर सकता है? तभी हम ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो ऊपर सेकंड फ्लोर पर आ रहा है। ज़ॉम्बी सेकंड फ्लोर पर आकर कुछ सेकंड रुकता है, फिर अपना चेहरा पीछे घुमाता है और याना को देख लेता है। तभी अचानक से ज़ॉम्बी याना के सामने आ जाता है, जिसे देखकर याना बहुत घबरा जाती है। तभी पीछे से ज़ॉम्बी के सिर पर एक जोरदार बैट पड़ता है, जिससे ज़ॉम्बी मर जाता है और ज़ॉम्बी का खून सीधे याना के मुंह पर लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि मिंजुन और कांग होते हैं। कांग याना से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद दृश्य बदलता है और हम कांग को देखते हैं, जो याना से पूछ रहा था, उस ज़ॉम्बी ने तुम्हें देखकर स्माइल किया? जिसका जवाब देते हुए याना ने कहा, हाँ, मानो जैसे वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ना हो बल्कि एक आम इंसान हो। उसने आगे भी कहा, मैंने यह सिचुएशन पहले भी देखी है। तभी कांग कहता है, पर उसे देखने से लगता है वो डेफिनेटली एक ज़ॉम्बी है और इसके अलावा मैंने मेन डोर को सामान के साथ ब्लॉक किया था। ये बहुत मजबूत नहीं था, पर कोई ज़ॉम्बी इसे हटा नहीं सकता था। पर सामान बिखरा हुआ था और दरवाजा भी टूटा हुआ था। ये ऐसा लगता है जैसे यह काम जानबूझकर किया गया हो, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी सिर्फ आक्रामक प्रवृत्ति के ऊपर ही हमला करते हैं और वो इतनी सोच समझकर कोई काम नहीं कर सकते। और पूछता है, क्या उसने कोई और इमोशंस या कुछ और हरकत की? जिसका जवाब देते हुए याना बताती है, नहीं, मुझे याद नहीं। तभी मिंजुन पानी भरता हुआ बोलता है, यह सिर्फ एक थ्योरी है, पर हो सकता है कुछ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी स्पेशल हों और शायद जैसे तुमने बताया वो इवॉल्व कर रहे हों। जो सुनकर कांग कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद मिंजुन आगे एक्सप्लेन करता है, जल्द ही वो क्लाइंब करना, जंप करना और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी सीख लेंगे। वो धीरे धीरे और इंटेलिजेंट और साथ ही और ज्यादा फिजिकली अच्छे हो जाएंगे। वे लगभग बेहोशी जैसी हालत में होंगे, लेकिन उनमें सिर्फ गुस्से की भावना होती है। जो सुनकर कांग पूछता है, तुम्हें यह सब कैसे पता है? जिसका जवाब देते हुए मिंजुन कहता है, यह बस एक अंदाजा है, मुझे यकीन नहीं है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी मुझे उस गेम की याद दिलाते हैं जो मैं पहले खेला करता था। मैं उस गेम का इतना दीवाना था। शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना ही हो। जिसके बाद कांग कहता है, यह सुनने में बकवास लग रहा है। तभी आना कहती है, तुम्हारा मतलब है हम अभी एक गेम के अंदर हैं? जिसका जवाब देते हुए मिंजुन कहता है, नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। भूल जाओ मैंने जो कहा। जिसके बाद कांग कहता है, छोड़ो, अभी जो हो रहा है वह हिस्ट्री का सबसे गंदा पैंडेमिक है और हमें इसे किसी भी हालत में सरवाइव करना है। तभी मिंजुन कांग से पूछता है, ज़ॉम्बी ब्लड का क्या हुआ? क्या तुम उससे इन्फेक्टेड नहीं होगे? जो सुनकर कांग समझाता है, मेरे ऊपर इससे पहले भी ब्लड लगा है। सिर्फ ब्लड का कांटेक्ट होना कुछ नहीं करता जब तक तुम बाइट न किए जाओ। उसके बाद वह बताता है, हमारे पास एक K2 राइफल है जिसमें 15 बुलेट्स हैं और 2 मिलिट्री नाइफ हैं। मेरे पास मेरा एक फोल्डिंग नाइफ है। और वह एक नाइफ मिंजुन और दूसरा याना को देने लगता है। यह देखकर याना कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं इसे कैरी करूं अपने साथ? कांग एक्सप्लेन करता है, तुम्हें खुद की रक्षा करनी चाहिए। क्या हर बार कुछ होने पर तुम हम पर ही निर्भर रहोगी? वैसे भी बाद में मैं तुम्हें राइफल चलाना सिखा दूंगा। जिससे दोनों कंफ्यूज और अनथिक ओरिजिन हो जाते हैं। और फिर कांग आगे मिंजुन को कहता है, अगर मैं फ्यूचर में मर गया तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, याना हो सकता है तुम्हें भी इसे यूज करना पड़े। जो सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। याना कांग से ऐसे बुरे शब्द बोलने को मना करती है। साथ ही मिंजुन कहता है, तुम जानते हो कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वे हमेशा सबसे पहले मरते हैं। ये तो फिल्मों का घिसा पिटा सीन है और तुम वही दोहरा रहे हो। जो सुनकर कांग कंफ्यूज होता हुआ कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और कहता है, मैं मरने नहीं जा रहा हूं, मैं तो बस वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं। मैं सब कुछ करूंगा जिससे मैं सरवाइव कर सकता हूं। जिसके बाद मिंजुन कहता है, कांग, तुम सही में वैसे भी मैं हमेशा से गन चलाना चाहता था, पर नॉइज की वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऊपर से हमारे पास बुलेट्स भी कम है। फिर मिंजुन याना से पूछता है, क्या तुम गन नहीं चलाना चाहती? तभी याना धीरे धीरे उससे दूर जाने लगती है। फिर कहती है, मुझे नहीं पता। जिससे मिंजुन कंफ्यूज हो जाता है और वह कहती है, मेरे पास मत आना,
जो सुनकर मिंजुन कंफ्यूज होता हुआ पूछता है, क्यों? याना जवाब देती है, क्योंकि मैं बस तुम्हारे पास नहीं आना चाहती। जो सुनकर मिंजुन सोच में पड़ जाता है, क्या उसने कुछ गलत किया? अचानक ऐसा क्यों? फिर वो याना से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम फिर से स्कूल की तरह बिहेव कर रही हो? जिसके बाद याना अपने कपड़ों को सूंघते हुए सोचती है, उसे कोई आइडिया नहीं है। मैंने कितने दिनों से शावर नहीं किया है। मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। क्या मैं स्मेल कर रही हूं? क्या यह सच में लाइफ डेथ का सवाल है और मैं इसी की चिंता कर रही हूं? कितना बेवकूफी भरा है ये। अगर इससे भी बुरा कुछ हुआ तो शायद मुझे पता भी न चले। फिर वह मिंजुन की तरफ देखती है और सोचती है, सच तो यह है, मैं मिंजुन के पास नहीं जाना चाहती इस वक्त। पता नहीं कब से मैं उसकी चिंता करती हूं। और शर्माती हुई अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर सीन चेंज होता है और हम तीनों को सड़क पर चलते हुए देखते हैं। चलते चलते कांग याना से पूछता है, क्या यह रास्ता सही है? जिसका जवाब देते हुए याना कहती है, यहाँ 2 या 3 झोंबी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि शायद अंदर हो या बाहर। फिर मिंजुन याना की तारीफ करता हुआ कहता है, याना की वजह से यह काम अब आसान लग रहा है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। जो सुनकर कांग उन्हें याद दिलाता है कि फिर भी अपना गार्ड डाउन मत करना। तभी मिंजुन कांग का पैर देखता है। कांग लंगड़ा कर चल रहा था। तभी मिंजुन कांग से इसके बारे में पूछता है। कांग उसे बताता है, इन्फेक्टेड सोल्जर के साथ गिरने पर मुझे चोट लग गई थी। और कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पैर का लिगामेंट मुड़ गया है। जो सुनकर मिंजुन शॉक होते हुए पूछता है, क्या? जिसके बाद याना कांग को रेस्ट करने को कहती है। मिंजुन भी उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ, तुमने ही तो कहा था हमें अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना है। जिसका जवाब देते हुए कांग कहता है, मुझे लगा था यह सीरियस होगा, पर यह कुछ भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया के मुकाबले जब मैंने वहां से एस्केप किया था। इसके साथ ही हमें सोने के लिए एक जगह भी ढूंढनी है। तभी अचानक एक शटर के पीछे से आवाज आती है, जो याना सुन लेती है। याना को रुका देख कांग पूछता है, क्या हुआ? याना बताती है, यहां कोई है। तभी शटर के पीछे से बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं, जो सुनकर याना डर जाती है और कहती है, क्या ये इन्फेक्टेड झोंबी हैं? तभी उन्हें ऊपर से कोई आवाज लगाता है। आवाज सुनकर तीनों ऊपर देखते हैं। ऊपर देखने पर उन्हें एक आदमी दिखता है, जो उनसे मदद करने को कहता है। साथ ही बताता है कि वह यहां 2 दिनों से फंसा हुआ है। कांग उससे पूछता है, तुम वहां कैसे पहुंच गए? आदमी घबराते हुए बताता है, मैं सामान लेने के लिए बाहर निकला था और ज़ॉम्बीज़ ने मुझे देख लिया, जिसके बाद मैं यहां फंस गया। अब यहां सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज़ हैं और मैं बाहर नहीं निकल सकता। कांग दरवाजे को बंद देखकर कहता है, फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा कैसे बंद हुआ? आदमी उसे बताता है, मैंने पहले भी एक सर्वाइवर से मदद मांगी थी। उसने कहा कि वह मेरी मदद नहीं कर सकता और चला गया। कांग उससे पूछता है, कितने ज़ॉम्बी होंगे? आदमी उसे बताता है, 6 से 7 ज़ॉम्बी। जो सुनकर कांग सोचता है, अगर अंदर 6 से 7 ज़ॉम्बी हैं तो पक्का वह ट्रैप्ड होगा। और वह उसे बोलता है, 6 से 7 बहुत ज्यादा हैं। हम इस हालत में भी नहीं कि तुम्हारी मदद करें। और सबको चलने को बोलता है। कांग को जाता देख आदमी उसे फिर से बचाने को कहता है और बताता है, मेरी वाइफ और मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहे हैं। और कहता है, उसने अभी तक अपनी बेटी को भी नहीं ढूंढा है। उसे ऐसे चिल्लाता देख मिंजुन उसे चुप करने को बोलता है और कहता है, ऐसा करके आप हमें डेंजर में डाल रहे हो। कांग को आगे जाता देख याना पूछती है, क्या हम सच में जा रहे हैं? कांग उसका जवाब देता है और बताता है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते और हमें फालतू के रिस्क से बचना है। और चलने को बोलता है। मिंजुन हैरान होता है और पूछता है, क्या उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है? कांग पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो? मिंजुन उसे समझाता है कि उसके पास एक रास्ता है उसे बचाने का,